हाउ आर यू ऑल। आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर आपको पता चल गया हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 10th, राइट। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन टेल मी व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव except for the 5 main subjects, that is English, Hindi, Science, SST and Mathematics. Okay, so this is going to be the first video in which I'll be sharing you some tips of science. इसके अंदर हम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये आपका पेपर पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सी बुक, कौन सी रिफ्रेशर, क्या चूज़ करनी है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो सबसे पहली बात तो CBSE ने पिछले साल जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे तब उन्होंने बायो एंड देन केमिस्ट्री देन फिज़िक्स का सेक्शन अलग कर दिया था। या इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज बायो का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। बायो को अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी सारे होते थे, तो इसीलिए मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं MCQs से, बिकॉज एवरी सेक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट विद द MCQs। तो आपको MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि NCERT आपको साइंस की फॉलो करनी है, बिकॉज वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। जो साइंस की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहली एक्टिविटी आपको पढ़ाई भी होगी, मैग्नीशियम रिबन की है। उससे मेरे पेपर के अंदर सेट 3 के अंदर जो कोड होता है ना /5/3, जो 5th रीजन होता है, उसके अंदर पेपर में सवाल आया था कि मैग्नीशियम रिबन के अंदर पाउडर जो बनेगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो बेसिक का है, बेसिक ऑक्साइड है जैसे वो, तो वो लिटमस पेपर को क्या टर्न करेगा, रेड को ब्लू में करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप NCERT के छोड़ ही नहीं सकते। आप कोई भी पेपर देने जाएं, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, आप बुक के ऊपर लिख लीजिए, अभी आपकी NCERT की बुक खोलिए, उसमें लिख लीजिए एकदम जो टॉप की हेडिंग होती है ना वहाँ पर कि एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एवरी टेस्ट, आई एम गोइंग टू रीड देम वंस। अगर आपको चैप्टर 1 का टेस्ट है तो आप पहले वो एक्टिविटीज़ रीड करें। इससे क्या होगा ना कि फिर आपको एग्जाम डे के अंदर उन एक्टिविटीज से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप पहले से ही आपको सब एक्टिविटीज़ आती होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप अपनी टीचर से पूछिए कि इस एक्टिविटी में क्या होगा, ये कैसे किया आपने, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर, कि आप पहले से ही उन एक्टिविटीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुके होंगे और वो एक्टिविटीज़ आपको आती होंगी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है इससे क्या क्वेश्चंस आएंगे। मैं यहाँ पर कुछ बीच बीच में फ़ोटोज़ लगाती रहूँगी, उसके अंदर आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है। वो केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आ जाया करती है कि इस एक्टिविटी से आप क्या सीखे, इससे आप क्या सीखे, ठीक है। तो वो आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो आप सीख लीजिएगा, ठीक है। देन इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द MCQs, तो वो एक आपके एक्टिविटीज से MCQ ज़रूर आएगा। देन यू हैव टू प्रैक्टिस असर्शन रीज़न। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि असर्शन रीज़न फॉर क्लास 10th साइंस, ठीक है। तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे असर्शन रीजन्स मिलेंगे। देखिए फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है उसमें असर्शन रीज़न आपके जो है कंसेप्चुअल लैंग्वेज पर आएंगे, मतलब कंसेप्ट्स पे आएंगे, ठीक है। उसके लिए आप हमेशा याद रखिए, आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन होती है ना कि क्या असर्शन रीज़न को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके अंदर आप हाँ ही टिक कर दीजिए। क्योंकि कभी कभार, मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैनी अ टाइम्स द ऑप्शन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट, बट हम उसमें फंस जाते हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा आपको करने, क्योंकि हाँ असर्शन या रीज़न ट्रू फॉल्स मिल गए वो तो बहुत ईजी ऑप्शन हो जाएंगे ना, C और D। तो फंसता बच्चा A और B में ही है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे टॉपर्स तक उसी चीज़ में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको MCQs के लिए करना है। देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट और क्या MCQs की प्रोबेबिलिटी होगी, तो MCQs की प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है, सबसे पहले एक्टिविटीज़ से बनेगी, फिर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो दे रखी है उसको चाहे आप एक्टिविटी सीरीज़ कहें, यानी कि वो जो आपके पोटेशियम सोडियम वाली एक्टिविटी जो दे रखी है
वो आपकी उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हम आयरन नेल को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा, ये वो। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन से जो आपकी रिएक्शंस हैं उनसे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, आपकी जो केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 1, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़ना, है ना। और जो बॉक्सेस होते हैं येलो कलर के, उनसे भी कभी कभार, मतलब रेयर है क्वेश्चन आना, बट यहाँ कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। डायग्राम से भी काफ़ी बार आते हैं। डायग्राम के अंदर जो लेबलिंग होती है ना पार्ट्स की, उसमें पूछ लेते हैं ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि उनकी नेमिंग करी हुई कौन सी सही नेमिंग है। तो डायग्राम्स भी आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है। एक बार तो बनाकर देख लेना, साइंस के डायग्राम्स ज़रा मस्ट। ओके, देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 मार्कर क्वेश्चंस, तो वो कहाँ से करें? 2 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से आएगा। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है। आप अपना आंसर, जो हार्ट की फंक्शनिंग 5 नंबर की दे रखी है, आपने चाहे 5 नंबर की याद कर रखी हो, बट उसे 2 नंबर में, उसे 3 मार्कर क्वेश्चन में किस तरीके से लिखें, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 3 मार्कर क्वेश्चन, तो 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बुक्स भी रेकमेंड करूँगी साथ साथ में, ठीक है। तो 2 मार्कर क्वेश्चन में तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन चाहिए तो 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आप एस चंद को फॉलो कर सकते हो। एस चंद की सेपरेट बुक्स आती हैं, अगर आपको बायो चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स चाहिए। देखो, केमिस्ट्री वाली आप मत बाय करना, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वो थोड़ा सा ना लेवल अप है, उसके अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं। एनसीईआरटी कर लोगे ना, केमिस्ट्री में बहुत है। तो मैंने भी एस चंद की थी, तो मुझे भी ऐसे ना एक मतलब, हाँ, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट या अगर आप अप्रैल से कर रहे हो तो कुछ आप बात है, हाँ आप कर सकते हो। और फिजिक्स के लिए तो आप एज मच न्यूमेरिकल करो, वो ही बेस्ट है। एस चंद के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आपका कॉन्सेप्ट, फिर एक बार आपने एस चंद के न्यूमेरिकल्स कर लिए ना, तो देखो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तुम ऐसे सोचो कि मैं एस चंद की इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने उसे फॉलो किया, तो मैं तुम्हें जस्ट बता रही हूँ। एस चंद के अंदर जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे। अगर आप सोच रहे हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन सब के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, नहीं आते हैं बहुत सारे, 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे, बट पक्का आएंगे, ठीक है। और अब सुनो, अब अगर जो डिलीटेड पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइंस में डिलीटेड पोर्शन है, क्योंकि कई बार बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी लाकर वो भी पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ना भाई, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, इतना प्रेशियस है, समझे। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो और चीज़ों में भी, और एक्स्ट्रा जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़कर भी, ठीक है। जैसे कि जो आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर, उसमें भी काफ़ी जो एवोल्यूशन पार्ट है वो सारा डिलीटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट डिलीटेड है, कौन सा पार्ट सीबीएसई में पूछ रहे हैं, ठीक है। और जो हेरिडिटी वाला है वो प्लीज़ चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दूंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं। अब 5 मार्कर क्वेश्चन दैट आर लाइक, होगा ही नहीं मैम हमसे, वहाँ तो हमारे पक्का नंबर कटते हैं। अरे क्यों कटेंगे भाई नंबर? देखो, हमेशा ये मेरी टिप है, जो भी क्वेश्चन 5 मार्कर के अंदर, 3 मार्कर के अंदर, 2 मार्कर के अंदर इस तरीके से पार्ट्स में आए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आता है ना क्वेश्चन बी, इतने पार्ट्स हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने, वो किया करो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप 5-6 लाइन लिख भी आए ना, तो टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, बिकॉज वो एक ऐसा पार्ट है, जैसे अगर अपने 3 पार्ट ले लेते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, तो तीनों पार्ट के अंदर उसको एक एक नंबर, आधा आधा नंबर देना पड़ेगा 5 नंबर में से भी। तो बच्चे को ज़्यादा, मतलब आप एक तो ऐसे बोल रहे हो आपको एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आर्ट, एक तो एक बच्चा वो करके आए, और एक बच्चा वो हो जो 4 पार्ट के अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स का फंक्शन पूछ ले, तो वो करके आए, तो उस हार्मोन के फंक्शन में उसने कुछ ना लिखा हो तो भी उसे 1-2 नंबर देना पड़ता है टीचर को। अब ह्यूमन हार्ट के फंक्शन में भी वो 1 नंबर या 2 नंबर ही देगा अगर अच्छा नहीं लिखा हुआ हो। तो ऑप्शन वाला, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आए क्वेश्चन के अंदर, वो करो। और जहाँ और लिखा है उसको ढंग से पढ़ो, क्योंकि पेपर के अंदर अगर आप वेस्ट लिखने लग गए ना, जो नहीं पूछा और वाले भी करके आ रहे हो अटेम्प्ट, मत करो। वो हम पेपर में आपको मैं बताऊंगी। और दूसरी बात, अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो, तो क्या कोचिंग आपको जानी चाहिए? देखो, इफ़ यू आर अ टॉपर, अगर आपके 9th में अच्छे नंबर आते थे 95+ तो मत जाओ भाई, आप सेल्फ स्टडी करो। सोचो, आप 365 दिन में से अगर 300 दिन भी जा रहे हो कोचिंग एक साल के लिए, तो आपके 300 घंटे बर्बाद हो जाने वाले हैं अगर आप एक एक घंटा भी सोचो। और टेस्ट दोगे 3-3 घंटे का, वो अलग। तो इसीलिए आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से, क्योंकि
एग्ज़ाम आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करो, वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आएंगे। आप टीचर को भी अपने स्कूल में जाकर पूछोगे ना कि मैम जो 10th क्लास के साइंस का पेपर आता है वो कहाँ से आता है, तो टीचर्स ऑल्सो दे आर गोइंग टू टेल यू दैट इट कम्स फ्रॉम दिस एनसीईआरटी बुक। यू डोंट नीड टू फॉलो एनी रिफ्रेशर और एनी काइंड ऑफ थिंग, राइट। और अब अगर आप चाहते हो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस दिन आप मुझे मैसेज कर देना, मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसके अंदर एक लिंक होगा, मैं आपको उसके अंदर साइंस के पूरे 15 सैम्पल पेपर सॉल्व करके पूरा एक वो है, उसमें 20 पेपर्स हैं, आप उसका प्रिंट निकालो एक और रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी तो आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एक मैं हाफ ईयरली के टाइम पे लाऊंगी जब बच्चों का काफ़ी सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है तब। ओके, अब केस स्टडी के लिए अगर आपको सोचना है तो एसचंद बुक्स जो हैं उसके अंदर केस स्टडीज़ हैं, वरना आप और भी केस जो बुक्स हैं दूसरी उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। एड्यूकार्ड, ओसवाल, खूब सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर जो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। एड्यूकार्ड का क्वेश्चन बैंक मैंने पर्सनली हिंदी में फॉलो किया था, तो आई गेस दूसरे सब्जेक्ट्स का भी दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, सो यू कैन डू दैट, है ना। वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर आप सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। देखिए साइंस के अंदर योर आंसर डजंट मैटर कि आपने क्या लिखा है, द कीवर्ड्स मैटर। इज एम आर वॉज वर ये मैटर नहीं करेगा, उसके अंदर जो कीवर्ड्स लिखे हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन, रिएक्शन इज फॉर्म्ड, ये वो, तो दे आर गोइंग टू मैटर। एक टिप दूँ टॉपर की, वो टिप ये है कि आपको सारी केमिकल इक्वेशंस, सारी केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस याद होनी चाहिए, यानी रात को भी आप पूछ लेना तब भी याद होना चाहिए। एक आपको बैलेंसिंग याद होनी चाहिए, एक आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, मीन्स इट्स अ रेपिटेटिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको होना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से। देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मैम हम चैप्टर वाइज क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो देखिए चैप्टर वाइज अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं तो आपको सबसे पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर आपको सारी केमिकल रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद होनी चाहिए। देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड चैप्टर तो उसके अंदर आपको सारे सॉल्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए। एंड देन इन द थर्ड चैप्टर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स कौन से हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में, की एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जो एक्सेप्शंस दिए गए ना जैसे आयोडीन वाले, वो सब वो भी अच्छे से एकदम याद होना चाहिए, एमसीक्यू बन जाता है एक्सेप्शंस में से भी। अब अगर मैं फोर्थ चैप्टर की बात करूँ, कार्बन बेसिक्स आएगा, हाँ वेटेज ज़्यादा लिए बैठा है बट लेकिन बेसिक्स आएगा, तो बेसिक्स अगर आपको आता है तो आप कर देंगे। अरे भाई रिलैक्स रहो, साइंस का पेपर है, कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं देने जा रहे हो तुम, है ना। नीट नहीं है यहाँ पर या फिर आईआईटी नहीं है। अब चलिए अब बायो की बात करते हैं। अगर मैं बायो की बात करूँ तो उसके अंदर आपको डायग्राम्स अच्छे से होने चाहिए, एकदम अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्योंकि लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बायो के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से करने, तो ये जो आपकी रिफ्रेशर्स हैं, ओसवाल हैं, यहाँ से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मैम फिज़िक्स कहाँ से करें, तो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ डायग्राम्स हैं, और जो आपका 13 चैप्टर एनवायरनमेंट बायो के अंदर, उसके अंदर जितने भी बायो के अंदर आप जितने भी डिफ्रेंशिएशन वाले होते हैं ना, जैसे कि आपको बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से कर लेना। कभी कभार आ जाता है 3-4 नंबर का, तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये सारे डिफ्रेंशिएशंस करके गया था, मुझे ये भी डिफ्रेंशिएशन आता है, ये भी आता है, इसके सारे पॉइंट्स पता है, इसके सारे पॉइंट्स भी पता है। और ऐसे क्वेश्चंस कर लेना बायो के अंदर, जैसे लंग किसी का फ्रैक्चर हो जाए, लंग कैसे फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब उसकी रिब केज फ्रैक्चर हो जाए, डायाफ्राम हो जाए, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको करना है। अब सब्जेक्ट वाइज बुक बता देती हूँ, जल्दी से सुन लो। अगर आपको बायो करनी है तो बायो के अंदर एसचंद हाईली रिकमेंडेड। फिजिक्स के अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप पीवाईक्यूज करो, क्योंकि आपको उससे लेवल पता चल जाएगा, और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो। इट्स अ मस्ट बुक टू डू इन फिजिक्स, क्योंकि उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है तो जो बोर्ड के अंदर डायरेक्टली रिपीटेड हो जाते हैं। इस साल भी मैंने मेरे पेपर के अंदर एग्जाम्पलर की थी, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्पलर के अंदर। मैंने बच्चों से पूछा था, उनके हर रीजन के अंदर पेपर के अंदर इतने सारे एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो एग्जाम्पलर आपको करनी ही करनी है, उसके जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने ही करने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव्स एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी के रट जाएंगे। आपको भी स्कॉलरशिप एग्जाम दोगे ना तो उससे ही वो आएगा, अब 11th में दोगे ही आगे जाके, तो एग्जाम्पलर शुरू से ही करना। बहुत अच्छी बुक है, इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक। मैथ्स में भी एग्जाम्पलर करो,
एंड देन अगर आपको केमिस्ट्री करनी है तो यू कैन स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बियॉन्ड यू कैन गो फॉर ओसवाल. और ओसवाल तो चलो इट्स अ कंप्लीट गाइड. अगर आपको सेपरेटली केमिस्ट्री करनी है तो एसचंद, हाँ शुरू में उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, बट इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ओके, अगर आपके कोई भी सजेशन है कि मुझे कुछ इंक्लूड करना चाहिए था या मैं भूल गई, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में बताना. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.